हेलो गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म दृष्टि साइंस में। जैसे आपको पता है मैं आपका इंतखाब सर आपको पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग का दोनों क्लास चलता है, किसी दिन क्लास 12 का, किसी दिन क्लास 11 का। आज हम लोग बेसिकली क्लास 11 के लिए लेके आए हैं और बेसिक से चीजें लेके आए हैं। एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग को एनसीईआरटी ही पढ़ना है और कहीं नहीं पढ़ना है, ठीक है। और चैप्टर का नाम अगर बताए तो चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू लगभग 40 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। और ये 40 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं और एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया है। एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया है। एक मिनट, एनसीईआरटी के लाइन से उठाया गया है क्वेश्चन। और आपको सिर्फ क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना है क्वेश्चन को और क्वेश्चन का जवाब देना है। किसमें देना है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला क्या गया है? व्हाट इज अ सेल? कोशिका क्या है? कोशिका एक प्रारूपिक अंग है। अ टाइप्स ऑफ ऑर्गन, क्या एक प्रारूपिक अंग के बारे में बताया था कि कोशिका एक प्रारूपिक अंग है? नहीं। आप पहले क्या कीजिए, मेरा एक वीडियो है वो वीडियो देखिए, उसके बाद एमसीक्यू कीजिए, आपको और भी मजा आएगा। नहीं तो पहले एमसीक्यू कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो एक प्रारूपिक अंग होगा नहीं। और दूसरा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है कोशिका। नहीं भाई, सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्या नहीं है? एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कट कर दो। अ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क का एक भाग है। हाँ है, लेकिन कोशिका क्या है? कोशिका क्या है ये पूछा गया है। द कोशिका जो है, कोशिका द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मैंने ये बताया था फर्स्ट ही पेज में कि कोशिका क्या है। कोशिका एक जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो हम लोग को खड़े रहने में अपना स्ट्रक्चर देता है और हम लोग को क्या एक जगह से दूसरी जगह में सूचना पहुंचाता है, क्रिया कराता है हम लोगों से कोशिका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड? यानी कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहा जाता है क्या? नहीं। सजीवों का अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजीवों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी प्राणी विज्ञान, ये भी नहीं होगा। वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन, प्राणियों का अध्ययन, यही है भाई। अगर बात करें साइटोलॉजी, साइटोलॉजी हम लोग कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया है, पढ़िए। क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला है पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मैंने बताया था कि मानव और पृथ्वी में बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, छोटी भी होती हैं। यानी अगर बात करें पृथ्वी में सबसे बड़ी कोशिका, तो मैं बोला था अंडा होता है। कौन सा अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द ऑस्ट्रिच एग क्या है? इसका क्या पूछा है? लंबाई। यानी शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग कितनी लंबाई होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर का होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 15 से 25 सेंटीमीटर। लेकिन अभी लगभग बोला है तो कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर पढ़िए 5th।
पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? पृथ्वी में सबसे छोटी कोशिका, अगर देखे पृथ्वी में सबसे बड़ी कोशिका, देखे सबसे बड़ी कोशिका कौन सा था? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे छोटी कोशिका का बात बोले तो सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पढ़िए 6 क्वेश्चन करिए। माइकोप्लाज्मा का आकार लगभग कितना होता है? माइकोप्लाज्मा का अगर आकार पूछे हम लोग तो माइकोप्लाज्मा का आकार, तो माइकोप्लाज्मा का आकार जो होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका क्या तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है? गलत बात है, ये सबसे लंबी कोशिका है। अगर बोले पेशीय कोशिका, ये तो होगा ही नहीं। अंडाणु मानव का पूछा है, रक्त कोशिका आरबीसी नहीं। अगर बोले मानव में सबसे बड़ी कोशिका, वो होता है अंडाणु, जो कि किसमें होता है? स्त्रियों में होता है। किसमें होता है? स्त्री में। और मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो होता है स्पर्म, शुक्राणु। और शुक्राणु किसमें होता है? शुक्राणु जो होता है वो होता है नर में, पुरुष में होता है। विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो कि पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है, वो कौन सा होता है? मेल में होता है, वो होता है हम लोग का शुक्राणु, स्पर्म होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। और देखिए मानव अंडाणु का व्यास कितना होता है? मानव अंडाणु का व्यास कितना है? व्यास पूछा है, मानव अंडाणु का व्यास क्या 10 माइक्रोमीटर या 15 माइक्रोमीटर या फिर 100 माइक्रोमीटर या फिर 1 मिलीमीटर? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 100 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 100 माइक्रोमीटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? अंडाणु मानव शरीर का कहां पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा भाग में पाया, कहां शरीर में कहां पाया जाता है? क्या ओनलियो इन मेल, यानी पुरुषों में पाया जाता है? अंडाणु पुरुषों में नहीं पाया जाता है। इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, पुरुष और महिलाओं दोनों में पाया जाता है। गलत बात है, केवल महिलाओं में पाया जाता है, ओनली फीमेल्स में पाया जाता है। ये राइट है, ये जो है इन ब्लड रक्त में तो पाया नहीं जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा है ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल? शुक्राणु। अभी बताए, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मानव शुक्राणु के सिर का आकार कितना होता है? मानव शुक्राणु के सिर का आकार मैं बताया था तुम लोग को, मैं नोट्स में बताया गया था कि मानव में शुक्राणु का सिर का आकार जो होता है, स्पर्म के सिर का आकार जो होता है वो होता है 4 से 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 4 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है? 4 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ये कोशिका, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, मैं पानी का बोतल लेके आता हूं, 1 मिनट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अभी बताए थे कि लंबी कोशिका का अगर बात करें तो न्यूरॉन होगा, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाता है। क्या होगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, मानव तंत्रिका कोशिका कितनी लंबाई होता है? कितना लंबा होता है भाई? 10 सेंटीमीटर,
25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, लगभग जो होता है 1 मीटर का होता है। कितना होता है? सबसे लंबा 1 मीटर का होता है। कितना होता है? 1 मीटर तक होता है। कितने, मतलब क्या बोला गया है? डिस्कवरी द सेल एंड पॉइंट द टर्म सेल, यानी कोशिका की खोज, सेल शब्द किया था और कोशिका का खोज किया था एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में, सॉरी 1665 ईस्वी में कोशिका का शब्द और नाम देखा था कि कोशिका को कौन सा पौधा में, ओक पादप, कौन सा पादप? ओक पादप के कार्क ऊतक में, कौन सा ऊतक में? कार्क ऊतक में देखा था कोशिका को माइक्रोस्कोप से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, रॉबर्ट हुक ने अपने सूक्ष्मदर्शी से किस पदार्थ का अध्ययन किया? किस पदार्थ का अध्ययन किया था? क्या रॉबर्ट हुक ने ब्रेक ऑफ ट्री, यानी तालाब के पानी में, तो ये जो है हम लोग का एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने क्या किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था। रक्त तो होगा ही नहीं, पत्ती होगा नहीं, या अगर बात करें कॉर्ड की यानी पेड़ की छाल में, उन्होंने देखा था रॉबर्ट हुक ने कोशिका को। कैसे देखा था? कैसा संरचना देखा था? मैंने बोला था एक संरचना देखा था जिसका नाम था मधुमक्खी की छत्ते की तरह संरचना। ऐसे ऐसे था, ऐसे 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 था, ऐसे मधुमक्खी की छत्ते की तरह बना हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 17, रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिकाएं देखे? किस प्रकार के? क्या रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिकाएं देखा था? नहीं, जीवित कोशिका नहीं देखा था उन्होंने मृत कोशिका देखा था। कैसा कोशिका? डेड सेल देखा था उन्होंने, डेड सेल। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज। आ गया क्वेश्चन, तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। कौन किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। 1674 ईस्वी में किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कहां होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होते हैं। कैसा होते हैं? बोला है केंद्रक जो होता है भाई वो होता है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। देखो क्या आ रहा है? प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रो का मतलब जो होता है प्राचीन, प्राचीन, और कैरियोटिक का मतलब जो होता है वो होता है केंद्रक, यानी प्राचीन केंद्रक। यानी इसमें केंद्रक होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं केंद्रक। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और केंद्रक यानी केंद्रक होते नहीं है, केंद्रक से उसके झिल्ली नहीं गिरा होता है केंद्रक के ऊपर, ठीक है, न्यूक्लियोइड होते हैं इसमें, न्यूक्लियोइड। आइए क्वेश्चन नंबर 20, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक बोला है। व्हाट इज टाइप यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की झिल्ली कैसी होती है? केंद्रक की झिल्ली कैसी होती है? एब्सेंट होती है? नहीं भाई, ये गलत बात है। यानी सिंगल लेयर्ड नहीं, सिंगल लेयर्ड भी नहीं होती है और छिद्र रहित भी नहीं होती है। ये होता है द्विस्तरीय, डबल लेयर्ड होते हैं, 2 स्तर मिलते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा डीएनए पाया जाता है? क्या रैखिक डीएनए या फिर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है? देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। कैसा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22, यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? देखो यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो होता है लाइनर। कैसा होता है? लाइनर होता है और साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है। और जब भी डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा हो रहे, मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके चारों ओर क्या रहे? डीएनए जुड़ा हुआ रहे, तो ऐसे संरचना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम यानी ऑप्शन नंबर रेखिक डीएनए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एक्स्ट्रा डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अतिरिक्त डीएनए को क्या कहा जाता है? जब प्रोकैरियोटिक कोशिका है उससे उसके अतिरिक्त डीएनए, ये मान लो डीएनए है, ये कोशिका है, इसके अतिरिक्त डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बोला जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहां होते हैं? केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहां होते हैं? क्या
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड में होते हैं? क्या राइबोसोम और साइटोप्लाज्मा में होते हैं? क्या गोल्गी और ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं या वैक्यूल में होते हैं? मैं अगर बात बोलूं, क्या बोला गया है, यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका केंद्र के अतिरिक्त डीएनए कहां होते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड में होते हैं। कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड में। कितना आसान क्वेश्चन है ना। आइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम? देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है, राइबोसोम जो है एक ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है, छोटा वाला 30, बड़ा वाला 50। और यूकेरियोटिक कोशिका में 70 एंड 80S दोनों वाला राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? प्रोकैरियोटिक पूछा है तो 70S हो जाएगा और यूकेरियोटिक पूछेगा तो 80S होगा। आ गया। यूकेरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ऑप्शन में बताइए आप लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी कोशिका अनुपस्थिति होते हैं, एब्सेंट होते हैं? बताइए। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाले कोशिकांग जो है ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये सारे कोशिकांग क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी अनुपस्थिति होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकांग में मिलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली मिलते हैं, साइटोप्लाज्म मिलते हैं। लेकिन अगर बात बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। वही ये सब चीज आपके यूकेरियोटिक सेल में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अगर बात बोले, आ गया क्वेश्चन वही, यूकेरियोटिक कोशिका में कौन से झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कौन से झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं? यहां सिर्फ एक का बात कर रहा है, ऑनियो जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये तीनों तो होगा, लेकिन ऑनियो बोला है तो ये तीनों ऑप्शन ही नहीं होगा। सिंपल बात है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ईआर बोलते हैं और गोल्गी बॉडी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 वाला क्वेश्चन पढ़िए। 30। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक में अगर बात करें तो 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रोमीटर। और यूकेरियोटिक बोले तो 10 से 100 माइक्रोमीटर। यूकेरियोटिक बोले तो 10 से 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक बोले तो 1 से 10 माइक्रोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में यूकेरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ यूकेरियोटिक सेल? अभी बोला मैं, 10 से बड़ा होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 32। निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक जीव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? कौन सा प्रोकैरियोटिक? देखो, प्रोकैरियोटिक में जो आते हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा जगत, और यूकेरियोटिक में जो आते हैं मोनेरा जगत आते हैं। यूकेरियोटिक में कौन सा जगत? मोनेरा जगत, जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया आते हैं, नीलली शैवाल आते हैं। और प्रोकैरियोटिक में जो है, प्रोकैरियोटिक में आते हैं कौन सा? प्रोकैरियोटिक में आते हैं हम लोग का मोनेरा जगत, और यूकेरियोटिक में आते हैं प्रोटिस्टा जगत। तो अगर बात करें मोनेरा जगत में, यहां से कौन है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। मोनेरा जगत का मुख्य जीव है बैक्टीरिया। एक बात याद रखिएगा, मोनेरा जगत का मुख्य जीव है कौन? बैक्टीरिया। 1 मिनट, फैन बंद कर देते हैं, फैन। हाँ, बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा यूकेरियोटिक जीव है? यूकेरियोटिक जीव है, यानी अगर बात बोले माइकोप्लाज्मा, क्या ये यूकेरियोटिक जीव है? ये है प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक है, ये कौन सा जीव है? प्रोकैरियोटिक। आर्के बैक्टीरिया जो आ जाएगा वो 2 प्रकार के होते हैं, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्के बैक्टीरिया। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक में आएगा, पोरो। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये भी पोरो। और ये जो है अमीबा, ये है यू।
यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू का मतलब आधुनिक और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, आधुनिक केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक किस स्थान पर पाया जाता है? कौन सा स्थान पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? देखो केंद्रक जो है, केंद्रक के स्थान में न्यूक्लियोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, यूकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहां होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन राइबोसोम में होता है, गलत बात है। केंद्रक में होता है, गलत बात है। साइटोप्लाज्मा में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये ऊर्जा का उत्पादन जो है, ऊर्जा का, एनर्जी का, तो ये किसको बोलेंगे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 37, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो होता है राइबोसोम में, राइबोसोम में। और ये क्वेश्चन बताओ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S एंड 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन कहां स्थित होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण कहां करते हैं? देखो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में देखो केवल राइबोसोम में, केवल राइबोसोम में, केवल साइटोप्लाज्मा केंद्रक में नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में इसका क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन किस प्रकार प्रक्रिया से होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री होता है कि समसूत्री होता है, ये बताने बोला है आपको। कौन सा विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये बताइए आप। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेरे हिसाब से ना प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होगा, मियोसिस दोनों होगा। ऑप्शन नंबर दिया हुआ नहीं, दोनों होना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आखिरी, क्वेश्चन नंबर आखिरी में आइए। यूकैरियोटिक कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है? कौन सा विभाजन होता है? मियोसिस, माइटो, ये होगा। यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये बैक्टीरिया, अगर बात करें बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया जो करता है वो करता है अर्धसूत्री विभाजन। कैसा होगा ये? इसका आंसर हो जाएगा आपका मियोसिस। कैसा हो जाएगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन करता है। क्षमा कीजिएगा, इसका मुझे कंफ्यूज हो गया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, बार बार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्वेश्चन आ रहा है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना भाई, क्योंकि कोशिका जीवन की इकाई में सबसे ज्यादा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन तो बता ही दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यूकैरियोटिक कोशिका में। ये हम लोग का 40 क्वेश्चन था और ये पार्ट 1 था, पार्ट 1। आपका पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन कल आएगा क्लास 12 का क्लासेस, कल आएगा क्लास 12 का क्लासेस, क्लास 12 का चैप्टर ऑब्जेक्टिव, और बहुत मजा आएगा क्लास 12 का। चैप्टर नंबर हम लोग चल रहा है पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, जो कि बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। आप भी देखिए क्लास 11th वाले, आप भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से देखिएगा, बाद में और भी समझ में आएगा, लेकिन 11th में अभी ज्यादा फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि हम लोग का बोर्ड है, बोर्ड होता कुछ नहीं। बोर्ड जो है ना, बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो पहले हम लोग चैनल के बारे में बात कर रहे थे, बोर्ड के बारे में उसके बाद बात करेंगे। देखिए ये मेरा नंबर है, सबको पता है, ठीक है। ये हम लोग का चश्मिश सर का आईडी है, ये मेरा आईडी है, ठीक है। अब देखिए बोर्ड के बारे में, बोर्ड के बारे में मैं बताने वाला हूं कि बोर्ड होता कुछ नहीं है। एक बात देखोगे तो बोर्ड होता बहुत कुछ है, एक बात में बोर्ड होता कुछ नहीं है, एक बात में बोर्ड होता कुछ भी है। क्यों? अगर बात बोले इसमें ना, ये बोर्ड में जो रिजल्ट आता है ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा खुशी होता है। उसको एक भरोसा मिलता है बच्चों के ऊपर, के भरोसा मिलता है, हाँ मेरा बच्चा कुछ आगे कर पाएगा। क्यों? अगर तुम यहां अच्छा नहीं कर पाओगे तो आगे अच्छा कर ही नहीं पाओगे, सिंपल बात है। अगर यहां अच्छा नहीं कर पाए तो आगे अच्छा नहीं कर पाओगे। और बोर्ड जो है एक मार्कशीट है भाई, ये एक मार्कशीट है जो आपको घर में रख देना है। ये काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला नहीं है।
ये जो आएगा तुम्हारा काम, ये माँ बाप होता है ना, उसको भरोसा दिलाने का काम आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे अंदर टैलेंट है। इसमें रिजल्ट के बदौलत आप उसको दिखा सकते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट है, आप मेरे ऊपर खर्चा कर सकते हैं, जितना खर्चा करना है कर सकते हैं, मैं आपको उसका श्रेय दूंगा, पूरा जितना भी मेरे से होगा मैं पूरा दूंगा। ठीक है, ये है बोर्ड। बोर्ड में आप मम्मी और पापा को क्या कर सकते हैं, अपना हुनर दिखा सकते हैं कि हाँ मैं हूं टैलेंटेड, मैं कर सकता हूं कुछ आगे, मैं नीट जेई मेंस एडवांस निकाल सकता हूं, मेरे अंदर है टैलेंट, मैं लॉयर बन सकता हूं, मैं आईएएस बन सकता हूं, मैं आईपीएस बन सकता हूं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता हूं, मेरे अंदर टैलेंट है। ये टैलेंट आपको बोर्ड में दिखाना है। कितना नंबर लाके, एबव 450 नंबर लेके आओ। आप अगर 380 400 नंबर लाते हैं तो आप खराब स्टूडेंट नहीं है, आप खराब स्टूडेंट नहीं है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है। आप अगर इतना नंबर लाते हैं ना, आप अगर 400 नंबर लाते हैं या 380 नंबर लाते हैं, 370 नंबर लाते हैं, देखो एक बात है, जो 450 प्लस नंबर लाता है ना, वो सिर्फ पढ़ता है भाई, वो कुछ नहीं करता है। और जो ये लाता है 380 400, ये पढ़ता भी, खेलता भी है, सब कुछ करता है, मौज करता है लाइफ में, और ये भी एक स्टूडेंट अच्छा है और ये स्टूडेंट भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको जैसा है। लेकिन ये है कि आपको अपने पढ़ाई के प्रति ज्यादा ये होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई भी, अभी जो युग आया है ये कॉम्पिटिटिव का युग आया है, और इस युग में आपको लड़ना पड़ेगा। 1 लाख आदमी में एक आदमी आपको बनना पड़ेगा, वो एक आदमी 1 लाख आदमी में। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आप इस एमसीक्यू को अगर चाहते हैं तो मेरे नंबर में मैसेज कीजिए, या फिर हम लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, या फिर आप दृष्टि कोचिंग में ज्वाइन होइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है।